अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट लर्न देन टीच। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि हमारे पास SDLC मॉडल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है हमारे पास। तो वो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में उसको बता दिया था। अब हमारे पास ये लेक्चर हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स का अगला लेक्चर आता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथडोलॉजीज़ क्या होती हैं हमारे पास। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो हमें पता है, अब मैथडोलॉजीज़ क्या होती है, मतलब मेथड्स के किन किन मेथड से हम अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बना सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के हमारे पास मॉडल्स होंगे। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन टाइप के मॉडल होंगे, किन किन टाइप की आसानियाँ होंगी एक डेवलपर को अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक एक मेथडोलॉजी, ठीक है, और उसके प्रोज और कॉन्स भी डिस्कस करेंगे। प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम अपना कंटेंट बता देता हूँ मैं अपना, को सबसे पहले डेफिनेशन डिफाइन करूँगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेथडोलॉजीज़ की और प्रोजेक्ट की, और फिर उसके बाद मैं आपको टाइप्स बताऊँगा कि मेथडोलॉजीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। उसके अंदर से हम टॉप 4 मेथडोलॉजीज़ पढ़ेंगे और उनके साथ साथ उनके प्रोज एंड कॉन्स भी पढ़ते रहेंगे। फिर फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी, मतलब हम लोगों को कौन सी चूज़ करनी चाहिए। आप लोग पहले कोई भी चूज़ करें, लेकिन मैं कौन सी चूज़ करूँगा उनमें से अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने कंटेंट के ऊपर। जी, तो बेसिकली मैं डिफ़ाइन करूँगा डेफिनेशन। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डेफिनेशन इतनी बड़ी नहीं है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट विद स्टार्ट टू एंड। अब प्रोजेक्ट हमारे पास सबको पता है कि हम अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो टेम्पररी तौर पर होता है। वो हम अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं और फिर हम अपने कस्टमर को हैंडल कर देते हैं, तो स्टार्ट टू एंड तक होता है वो। तो हम डेवलपमेंट ऑफ मैथोडोलॉजीज़ पढ़ लेते हैं थोड़ा कि ये क्या होती हैं, जो मैंने ऊपर डिफाइन भी किया है आपको कि द सेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ और प्रोसेस मिलकर मेथड बना देती हैं, एक लाइफ साइकिल बना देती हैं, जो कि हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें आसानी होती है, ठीक है। इसमें अलग अलग टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं कि हम सॉफ्टवेयर किस तरह डेवलप करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास हम कौन सी हमारे पास टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास होती है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल होता है। सेकंड टाइप हमारे पास क्या आ जाती है कि एजाइल मॉडल आ जाता है। थर्ड टाइप आ जाता है हमारे पास स्क्रम। फोर्थ आ जाता है स्पाइरल आ जाता है। फिफ्थ आ जाता है हमारे पास प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाटरफॉल मॉडल, जो कि मैथडोलॉजीज़ का पहला मेथड है। तो वाटरफॉल बेसिकली क्या होता है मॉडल, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। अब उसके पहाड़ के नीचे से पानी का झरना नीचे जा रहा है, ठीक है। अब नीचे जाता जा रहा है, तो जिस स्पीड से वो नीचे जा रहा है, क्या हम उसको रिटर्न में ऊपर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते, बिल्कुल नहीं फेंक सकते, क्योंकि पानी नीचे गिर रहा है, हम उसको वापस उस स्पीड से ऊपर नहीं भेज सकते, क्योंकि वो हम ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी यही है कि अगर हमने एक, जैसे हमने रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दे दी, हमने उसमें वर्किंग स्टार्ट कर दी, सेकंड स्टेप हम अपने आप पे आ गए, तो हम इतनी हमारे श्योरिटी होनी चाहिए कि हमने वो स्टेप बिल्कुल परफेक्ट किया है, क्योंकि हम वापस ऊपर नहीं जा सकते अपने स्टेप पर, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम डाउनफॉल पे जा रहा है, हम नीचे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हम ऊपर जा ही नहीं सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नेक्स्ट फेज पे फोकस करना है। तो ये डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है। ये डेफिनेशन बहुत इजी वर्ड्स में लिखी है मैंने, तो आप कॉपी कर लें उसको। तो अब मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ प्रोज़ एंड कॉन्स इसके, ठीक है। अब प्रोज़ क्या होते हैं, मैंने जैसे बताया था कि सिंपल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बहुत ही ईज़ी है कि इस पे से टाइम भी बचता है, आपका कॉस्ट भी बचती है इस स्ट्रक्चर से, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ईज़ी है और ज़्यादा डेवलपर इसी को प्रेफर करते हैं। स्टेबल टास्क हैं, टास्क बहुत आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसको मिलता है हमारे डेवलपर और टेस्टर्स को, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी यूज़ है। अब कॉन्स पे आ जाते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिड वर्क फ्रेम होता है, मतलब वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है।
रेजिस्टेंस टू चेंजेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था डाउनफॉल पे इंक्रीज रिस्क बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने अजाइल मॉडल पे। अब अजाइल मॉडल क्या होता है हमारे पास, अब एजाइल मॉडल में जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर इंक्रीमेंटल फॉर्म यूज़ करते हैं, ना कि हम ट्रेडिशनल, ठीक है। अब इंक्रीमेंटल ट्रेडिशनल में मैं आपको फ़र्क इस तरह बताऊंगा, एक एग्जांपल देके कि मैं 2 टीम्स बना रहा हूँ, एक्स और वाई, ठीक है। अब एक्स टीम को मैंने कहा कि भाई आप लोग जो है ना अपनी नॉर्मल वर्किंग करो, मतलब ट्रेडिशन पे वर्किंग करो, अपने लाइफ साइकिल पे ही, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे ही वर्क करो, जैसे एक पूरा प्रोसेस चलता है। दूसरे को मैंने कहा कि अब एजाइल पे वर्क करो। अब ट्रेडिशन पे तो हमें पता है कि किस तरह वर्क होता है, कि हमने सारी सारी चीज़ें क्लियर कर ली, उसके बाद हमने अपने स्टेक होल्डर को दे दिया या फिर हमने कस्टमर को दे दिया कि भाई ये आपका सॉफ्टवेयर है। उसके बाद चेंजेस बताएगा तो वो उसको शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी अगर कोई चेंजेस बताएं या कोई उसमें मिस्टेक हुई, ठीक है। अब इस एजाइल में ऐसा नहीं होता। अब एजाइल में ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेरी फिगर बनाई है मैंने डायग्राम के, रिक्वायरमेंट ली, डिप्लॉयमेंट हुई, टेस्ट हुआ, डिज़ाइन हुआ, फिर फ़ेज़ 1 बन गया इसका, मतलब हमने एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर दूसरा फ़ेज़ हो गया कि अगर हमने यहाँ पे स्टेक होल्डर को दिखाया भाई इतनी वर्किंग हो चुकी है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, हम अपने फ़ेज़ेस बढ़ाते रहेंगे। अब इसी तरीके से फ़ेज़ेस जिस तरह हम बढ़ाते रहेंगे, उसी की वजह से हमारा काम आसान होता जाएगा। हम स्टेक होल्डर्स को दिखाते रहेंगे बार-बार कि भाई यहाँ तक वर्किंग हो गई है, तो आगे हम डेवलपिंग शुरू दोबारा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अजाइल मॉडल होता है हमारे पास। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स पे आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलीज इन इटरेशंस, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाते हैं कि इम्प्रूव एफिशिएंसी टू फाइंड एंड फिक्स, मतलब इस हम बहुत ही आसानी से इसके जो हमारे पास एरर्स और बग्स होते हैं, हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं और हमें बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत जल्दी मिल जाते हैं। चेंजेस पॉसिबल, मतलब मैं जैसे कि बताया था, सबसे मेन मकसद ही अजाइल का ये है कि हम इसके अंदर चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, मतलब हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिस तरह से मैंने कहा था कि फेजेस जो हम बनाएंगे वो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बनाएंगे, ना कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स को फेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद क्विक टेस्टिंग, मतलब कि जल्दी टेस्ट कर लेता है, क्योंकि जब स्मॉल प्रोजेक्ट होगा तो डिसाइड है कि क्विक टेस्टिंग होगी उसके अंदर। कॉन्स पे आ जाते हैं कि रियल टाइम कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि कस्टमर आपका इससे थोड़ा तंग आ जाता है, कह लेते हैं हम, ठीक है। इनएफिशिएंट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, मतलब मैंने जैसे कि कहा है कि सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बना है। एक्सॉसिव फॉर डेवलपर, अब डेवलपर बहुत ज़्यादा तंग भी आ जाता है इस चीज़ के कि बार बार वो फेसेस बना रहा है, बार बार वो कस्टमर राज़ी नहीं हो रहा उससे, एग्री नहीं कर रहा उसके वर्किंग से, इसलिए वो बार बार फेसेस क्रिएट करे जा रहा है, तो इसमें एग्जॉस्ट हो जाता है हमारा डेवलपर। अब टाइमलाइन डिले, मतलब टाइमलाइन भी डिले होती है इससे, जैसे कि फेजेस बढ़ते रहते हैं, तो अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो टाइम लगता रहता है, डेवलप होने में लगता रहता है। टर्म में फैक्ट डिफ़िकल्टीज़, मतलब टीम को डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं इसीलिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने स्पाइरल मॉडल पे ऊपर। स्पाइरल मॉडल क्या होता है कि इसको मैं इस ग्राफ के इस डायग्राम के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि पहले क्या लिखा हुआ है इधर कि ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, मतलब ऑब्जेक्ट को हम पहले डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे उसका, ठीक है। सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अब कोई कस्टमर हमारे पास लेकर आया ऑब्जेक्ट, हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, उसके बाद हम उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसमें रिस्क लगाएंगे, ठीक है। रिस्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ जाएंगे अपने डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हमने रिस्क ढूंढ लिया, अब उसका कोई नेक्स्ट वर्जन तैयार करेंगे, मतलब हम वैसे रियल सॉफ्टवेयर में नहीं करेंगे, हम प्रोटोटाइप डाल देंगे उसके अंदर, हम उसमें प्रोटोटाइप डाल देंगे ताकि हमें आसानी हो बिल्डअप करने के लिए। फिर हम उसके रिव्यूज़ और प्लान्स देखेंगे और फिर ताकि हम अपना नया फेस तैयार कर सकें उस प्रोटोटाइप के ज़रिए, ठीक है, ताकि हम नया सॉफ्टवेयर बना सकें। और अगर इन केस अगर वहाँ कस्टमर राज़ी हो गया तो हमारा ये पूरा फेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम वापस से अपना ये जो हमारा पूरा प्रोसेस चल रहा है, एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ 180 डिग्री पे, तो अगर पूरा हो जाएगा तो ये पूरा 360 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स, कोई यहाँ पे हमारे पास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी, कि प्रोज में यह आ जाता है कि रिस्क हैंडलिंग आ जाती है हमारे पास, जो मैंने बता दिया है। लार्ज प्रोजेक्ट्स को कैरी करता है, फ्लेक्सिबल होता है बहुत, और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको मेनली
यूज़ करते हैं। मतलब अगर कस्टमर अगर हम ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जल्दी सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो यूज़ करेंगे। कौन में कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है कि मतलब अगर हमने पहला प्रोसेस कर लिया, उसके बाद दूसरे पे जाना है, फिर तीसरे पे भी आना है, चौथा आना है, फिर उसके बाद अगर कस्टमर राज़ी नहीं हो रहा, फिर दोबारा से हमें अपना वर्किंग दोबारा शुरू करनी है, फिर दोबारा से करनी है। मतलब बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं इस चीज़ के अंदर, और बहुत सारा टाइम वेस्ट भी होता है अगर मैं कहूँ तो। नाउ फाइनली हम आ जाते हैं अपने प्रोटोटाइपिंग के ऊपर कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डमी, मतलब डमी कह लूँ मैं कि, या टॉय कह लूँ, या कोई मैं कह लूँ कि कोई डायग्राम नहीं तो कह सकते कि एक डमी डमी करते हैं ना। जैसे अगर कोई मोबाइल शॉप पे जाते हैं हम, तो मोबाइल शॉप पे बहुत सारे डमी मोबाइल्स रखे हुए होते हैं कि आप इसको देखो, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। मतलब एक डमी के तौर पर अगर आपको ये फ़ोन पसंद आ रहा है, अगर डमी के तौर पर देखो, फिर हम आपको इसका रियल फ़ोन दिखाएँगे और रियल फ़ोन आप अनबॉक्स कर सकते हो, अगर कस्टमर राज़ी हुआ तो। तो इसी टाइप से प्रोटोटाइपिंग भी एक डमी की तरह होती है, डमी सॉफ्टवेयर, कि कस्टमर हमारे पास आया, उसने हमें अपनी इन्फॉर्मेशन सारी बताई, तो हमने उसको एक प्रोटोटाइपिंग के ज़रिए हमने उसका एक पूरा पिक्चर बना ली, अपनी इमेजिनेशन कर लिया, पिक्चर बना ली कि भाई हाँ, इसको ये चीज़ चाहिए। अब कस्टमर उस चीज़ से सैटिस्फाई होगा कि भाई इसने ये चीज़ें करी हैं तो ये अच्छा कुछ कर देगा मुझे। इससे कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है डेवलपर की, और मैं कहूँ तो कि हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है? अब इसको मैं ग्राफ के या डायग्राम के ज़रिए समझाऊँ तो जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट माँग ली हमने, डिज़ाइनिंग पे आ गए हम, अपने सॉफ्टवेयर के बिल्ड करा, उसको प्रोटोटाइप बनाई हमने उसकी। कस्टमर अगर एवोल्यूशन कस्टमर राज़ी हुआ तो हम नीचे अपनी पूरे प्रोसेस की जगह तरफ जाएँगे, जो कि हमारी मेन प्रोसेसिंग है। अगर नहीं हुआ तो वापस से हम चेंजेस पे जाते रहेंगे, अगर एग्री हुआ तो। ठीक है? नहीं हुआ तो सॉरी। अब फाइनली मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स डिफाइन कर देता हूँ आपको कि इंक्रीज यूज़र इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्ट, मतलब यूज़र को इंटरेस्टेड बना देती है कि यूज़र ना चाहते हुए भी एग्री कर जाता है कि अगर ये डमी करके दे रहा है तो ये कुछ अच्छा ही बना कर देगा मुझे। पिक डिज़ाइन बिफोर प्रोजेक्ट, मतलब मैंने कहा था कि कोई पिक्चर डिज़ाइन करेंगे हम प्रोटोटाइपिंग के लिए, कि प्रोटोटाइपिंग ही करेंगे अपने प्रोजेक्ट को बनाने से पहले। यूज़र कस्टमर फ्रेंडली, मतलब ये इसका तो आपको पता होगा। रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, मतलब टाइम और कॉस्ट इससे बढ़ जाती है, जो कि मैंने कहा था। क्विक यूज़र फीडबैक लीडिंग बेटर, मतलब क्यों यूज़र से हमें अच्छे फीडबैक मिल जाती है क्योंकि उसको सारी एक्सप्लेनेशन पहले से समझ आ जाती हैं कि भाई सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि भाई हाँ ये चीज़ें मुझे बनाकर देगा तो मैं इसका फीडबैक अच्छा ही दूंगा। मिसिंग फंक्शनली कैन बी आइडेंटिफाई, मतलब सारी फंक्शनैलिटी यूज़र से अगर हम कहें तो कि यूज़र इससे बहुत ज़्यादा एग्री कर जाता है। ठीक है? कॉन्स पर आ जाते हैं कि रिस्क फॉर इनसफिशिएंट रिक्वायरमेंट। ठीक है? और सेकंड पे आ जाते हैं कि यूज़र में कंफ्यूज, यूज़र बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं जब तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। में इंक्रीज स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे, मतलब वापस से आप करो फिर करो, ये हो जाता है कि कस्टमर अगर चेंजेस मांगता है तो अब इसमें आ जाता है रेज द एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप। ठीक है? अब आखिरी में आ जाता है कि इंक्रीज एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है? तो ये इसके बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स थे जो कि आप लिख भी सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। ठीक है? तो आज का हमारा लेक्चर यहीं हम स्टॉप करते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।